दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विशाल शिवहरे, ग्लोबल गांधी नामक संस्था के वैश्विक संयोजक और राजनीतिक टिप्पणीकार। वैसे तो हम लोग राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में बहुत सारे साथियों को पेश करते हैं, वो लोग आपके सामने राजनीतिक विश्लेषण करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का। लेकिन विशाल शिवहरे की का परिचय थोड़ा सा भिन्न है उनसे। विशाल शिवहरे एक ऐसे मुकाम पर बैठे हुए हैं जो मुकाम हम लोगों का मुकाम नहीं है। वो खाड़ी युद्ध जो हो रहा है और पूरा एशिया और पूरा यूरोप जिस उलझन में फंसा हुआ है, जिसको हम लोग ऊर्जा संकट कहते हैं, विशाल शिवहरे उससे हाथ भर दूर हैं, जिसको आर्म्स लेंथ कहा जाता है, वहां दूर खड़े हुए हैं। और उनकी जो दूरी है वो उन्हें एक ऐसा वेंटेज पॉइंट, एक ऐसा मुकाम प्रदान कर देती है जहां पर बैठकर वो घटनाओं को, घटनाक्रम को और दुर्घटनाओं को भी एक ऐसी निगाह से देख सकते हैं, कुछ इस लहजे में उनको डिकोड कर सकते हैं ताकि हमारे सामने उनके नए अर्थ आ सकें। ये कार्यक्रम केवल आज ही नहीं होगा, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हम लोग कम से कम हफ्ते में एक बार इस कार्यक्रम को करें, और जरूरत पड़ी तो हम हफ्ते में एक बार से ज्यादा भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम का शीर्षक है एनआरआई नजर, विशाल शिवहरे की बात। आगे हम देखते हैं, विशाल जी के सामने मैं कुछ सवाल रखूंगा। देखते हैं विशाल जी अपने नए अंदाज में, नई दृष्टि के साथ में, नई नज़र के साथ में कैसे उन सवालों को डिकोड करते हैं और एक बिल्कुल नई व्याख्या हमारे सामने पेश करते हैं। तो विशाल जी, ये तो कहना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटिंग द ओबियस, इस सारी दुनिया इस समय एक बहुत ही विकट ऊर्जा संकट के मुकाम पर खड़ी हुई है। जो होर्मुज जल डबरू मध्य है, एक तरफ से ईरान ने उसकी नाकेबंदी कर रखी है और ओमान की खाड़ी की तरफ से उसकी नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है। इस प्रक्रिया में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। गरीब आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और एशिया के जो 3 देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उसमें एक है जापान, दूसरा है दक्षिण कोरिया और तीसरा है भारत। अब प्रश्न इस बात का है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। 28 फरवरी से अभी तक हम लोग कहां थे और कहां पहुंच गए? आखिरकार ये कैसे हुआ? ये शुरुआत युद्ध की कैसे हुई? इसी में एक और सवाल अभी तो जोड़ सकता हूं, क्या इस युद्ध की शुरुआत को रोका नहीं जा सकता था? इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला, ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई आपकी निगाह में? हम लोग तो रोज चर्चा इस पर करते ही रहते हैं अपने नजरिए से। मैं चाहता हूं आपका नजरिया आज सब लोगों के सामने आए। और क्या अगर हम एक बार ये देख लेंगे कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो हम ये भी देखने में सफल हो जाएंगे कि हम इस युद्ध को रोक सकते थे। विशाल जी। धन्यवाद अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नई परख में बुलाने के लिए। मैं जो व्यू पॉइंट दूंगा वो एज ए एनआरआई व्यू पॉइंट दूंगा, जिसके अंदर हम भारतीय होने के साथ साथ भारत से बहुत दूर रहते हैं, जहां पे डिस्टेंस मेक्स अ डिफरेंस इन द परसेप्शन। वो व्यू पॉइंट और उस सब को बारे में मैं चर्चा करूंगा। सवाल आपका बहुत ही सही, सटीक और गंभीर है। इस पूरी जीसीसी और मिडिल ईस्ट के वॉर की परिस्थिति को समझने से पहले हमें इस परिस्थिति या इस युद्ध को चलाने वाले दिमागों को समझना चाहिए एक बार। तब हम उसका सही एनालिसिस कर पाएंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हैं अभी हम, और कितने दिन और चलेगा, उसका भी शायद हम इसका अंदाजा निकाल सकते हैं। अगर आप देखें, इस युद्ध की शुरुआत से पहले एक इवेंट जो हुआ वो वेनेजुएला में हुआ, जहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मोडोरो को अमेरिकन सैन्यों ने गिरफ्तार किया और उनको न्यूयॉर्क की जेल में लाके बंद किया। इसके पीछे भी एक रणनीति थी अमेरिका की। वो रणनीति थी चीन से इकोनॉमिक समझौता, आर्थिक समझौता, जो चीन से अमेरिका का होने वाला है, जो टैरिफ के बाद सबसे बड़ा एजेंडा पेंडिंग है। अमेरिका ये चाहता था कि चीन की ऊर्जा शक्ति को कंट्रोल करा जाए और चीन को उस डील को कराने के लिए मजबूर किया जाए जो अमेरिका अपने टर्म्स पर चाहता था। इसके पीछे जो
दो बड़े आर्किटेक्ट थे। एक आर्किटेक्ट है चाइना, दूसरा आर्किटेक्ट है अमेरिका। चाइना अपना जो उनका विचार है वो सुंजू, एक वहाँ के बहुत बड़े विचारक रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है आर्ट ऑफ वॉर, जो करीब-करीब 2500 साल पहले लिखी गई थी। उस पे उनकी रणनीति और राजनीति डिसाइड रहती है। दूसरी ओर है इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपनी एक खुद की किताब लिखी हुई है आर्ट ऑफ डील, जो करीब-करीब 1987 में लिखी गई है, और जो केवल 2 दशक पुरानी किताब है लगभग। और उसके बेसिस पे वो दोनों अपनी आइडियोलॉजी को लेकर या अपने-अपने आधार और प्रिंसिपल्स को लेकर संचालित है। इस किताब के कुछ पहलुओं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये मामला कहाँ जा रहा है और क्यों हुआ। जब सुंजू की किताब के हिसाब से बिना युद्ध लड़े और बिना बुलेट फायर किए युद्ध को जीतना ही असली युद्ध होता है या असली जीत होती है। आर्ट ऑफ डील के मुताबिक कि सामने वाले को कुछ भी ना दिया जाए, वो जीत होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने हर पहलू में चीन को कुछ भी नहीं देना चाहते, जबकि चीन बिना लड़े और बिना गोली चलाए ये लड़ाई जीतना चाहता है। इस बात पे ये लड़ाई फंसी हुई है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं आप जी। अब इसको, इसी तथ्य को आगे बढ़ा के अपन देखें कि क्या ये लड़ाई अवॉइड की जा सकती थी? बिल्कुल अवॉइड की जा सकती थी। ओमान में जो चर्चा चल रही थी, ओमान के बीच मध्यस्थता में जो चर्चा चल रही थी, उसके अंदर ईरान ने सभी कंडीशनों को मान लिया था अमेरिका की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की किताब के हिसाब से, उनके प्रिंसिपल्स आर्ट ऑफ डील के हिसाब से, सबसे बड़ा अस्त्र होता है सामने वाले शत्रु को चौंकाना। उन्होंने अपने चौंकाने वाली आर्ट को लेते हुए ईरान पे हमला करते हुए इस पूरी परिस्थिति को बहुत ही गंभीर बना दिया, और उनके नेता खमैनी की हत्या करके इस परिस्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब ये लड़ाई जो है वो एक नया रूप ले चुकी है, जो केवल और केवल एक अब डील की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे एक युद्ध की में परिवर्तित हो चुकी है। और इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर होने वाला है। कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होने वाले हैं। फर्टिलाइजर उनमें से एक रहेगा, ईंधन उसमें से दूसरा रहेगा, अनाज तीसरा उसमें से रहेगा। आगे आने वाले समय में ये उसको बहुत गंभीर परिणाम इसके इकोनॉमी तो होने वाले हैं, स्पेशली ऑन इंडियन इकोनॉमी, जहां पे अपनी आबादी बहुत ज्यादा है और अपने पास बफर बहुत कम है। तो विशाल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, आर्ट ऑफ डील बनाम आर्ट ऑफ वार। 2500 साल पहले लिखी गई किताब और अभी 2 दशक पहले लिखी गई किताब। कहाँ सुन जू और कहाँ डोनाल्ड ट्रंप। एक जो चीनी दार्शनिक हैं बहुत बड़े, भारत में जो कौटिल्य की स्थिति है, 2500 साल पहले कौटिल्य का ही जमाना था जब मेरे ख्याल से सुन जू ने चीन में वो किताब लिखी होगी, जब कौटिल्य यहाँ पे अर्थशास्त्र लिख रहे थे। वो भी करीब 2500 साल पुराना ही 2500 पुराना ग्रंथ है। तो अब ये भी एक विडंबना है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति की तुलना हम लोगों को सुन जू के साथ में करनी पड़ रही है। अब जरा को ठोस रूप से आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि जो खाड़ी युद्ध शुरू हुआ तो उसके बिल्कुल फौरी किस्म के राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारण कौन कौन से थे। आपने ये तो बता ही दिया कि जो वेनेजुएला की घटना थी, जहां उनके राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ अमेरिकी फौज ने गिरफ्तार कर लिया और 1 घंटे के अंदर वो पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया और दूसरे क्षण वो दिखाई पड़े कि वो हथकड़ी बेड़ी लगाए हुए वहां पर डीए के एजेंटों के साथ में वहां खड़े हुए हैं, उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी आपने बता दिया कि चीन की आर्थिक घेराबंदी डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया ताकि चीन को तेल की सप्लाई जो लगातार ईरान की तरफ से हो रही थी उसमें मुश्किलें पैदा की जा सकें। अगर ईरान के तेल पर कब्जा वो कर सकते तो वास्तव में वो खाड़ी जो बहुत ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, वहां ऊर्जा का वहीं से फ्लो होता है, पूरा दुनिया की 20% तेल और दुनिया की 20% गैस वहां से निकलती है, तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा कायम हो जाता। इसके अलावा आपको और कौन से ऐसे राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारण लगते हैं जिन्होंने इस युद्ध में एक भूमिका निभाई है? अगर आप इस युद्ध के आसपास के समय को देखें, उसमें सबसे बड़ा
इवेंट जो दिखता है वो दिखता है नेतन्याहू जी के अमेरिका यात्रा। जब नेतन्याहू जी ने अमेरिका में यात्रा की, उन्होंने अपना प्रस्ताव ट्रंप के सामने रखा कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जहां हम ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं। और ईरान को कंट्रोल करने का मतलब पूरी एनर्जी सेक्टर और मार्केट पे कंट्रोल करना प्रयास था। अगर आप अमेरिका के अभी तक के 5 राष्ट्रपतियों ने इजराइल की इस मांग को कभी नहीं माना और उन्होंने हमेशा इसको ठुकरा दिया। समझने वाली बात यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को क्यों माना, और वही रीजन है इस लड़ाई के शुरू होने का। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को इसलिए माना क्योंकि उनका जो विश्वास था वो अपनी किताब पर आर्ट ऑफ डील पर था। वो आर्ट ऑफ डील, अगर आप दोनों किताबों के टाइटल को अंतर समझें, एक में है डील, दूसरे में है वॉर। वॉर का मतलब होता है रणनीति और राजनीति। डील का मतलब है ये पूरी थीसिस जो है वो डील पे आधारित है। हर चीज को आप डील में कन्वर्ट करें, उसके बाद इसको अपने फेवर में लें। जबकि वॉर और राजनीति और रणनीति जो है वो डील नीति से पूरी तरह अलग है। डोनाल्ड ट्रंप की हर नीति डील नीति के तहत चलती है। उनका मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य था इस युद्ध में जाने का कि हम 48 घंटे के अंदर इस युद्ध को खत्म कर देंगे। उन्होंने ये लड़ाई इसीलिए फ्राइडे की शाम को चालू की, जहां पे स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। उन्होंने डिसाइड किया कि मंडे को स्टॉक मार्केट खुलने से पहले हम लड़ाई जीत चुके होंगे, हमारे पास वर्ल्ड की 47% इकोनॉमी का, ऑयल की इकोनॉमी का हिस्सा होगा और हम बहुत आगे निकल जाएंगे और चाइना हमारे सामने घुटने टेक देगा। लेकिन उनकी सारी की सारी रणनीति उस समय ध्वस्त हो गई जब ईरान के बने हुए छोटे छोटे ड्रोन्स ने अपना कारनामा करना चालू किया और अमेरिका के जितने भी फॉरवर्ड बेस थे मिडिल ईस्ट में, वो सब बेस ध्वस्त हो गए। और अगले 3 दिनों के अंदर अमेरिका का जो सैन्य रूप से लॉस हुआ है वो शायद अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा लॉस हुआ है। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस बने हुए थे, वो सारे बेस जो थे वो डिफेंसिव बेस थे। वो उन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, ना कि ऑफेंसिव बेस थे। जी। तो उनके अंदर ऑफेंस करने की कैपेसिटी ही नहीं थी किसी कंट्री के अटैक को पे करने के लिए। जी। और वो ड्रोन के होने वाले हमले को बचा नहीं पाए, अपने आप को भी और उन कंट्रियों को भी। वहां से लड़ाई बहुत गंभीर हो गई और उसके बाद फिर अमेरिका ने उसको और सीरियसली लेके जब उनके युद्धपोतों पर और उनके वायु विमान जहाजों पर हमले हुए तो अमेरिका उस लॉस को सहन नहीं कर पाया और वो उसके रिवेंज लेने के लिए ही इस लड़ाई को बढ़ा रहे हैं कि हम कैसे भी करके इसमें अपनी जीत दिखा सके, ना कि विजय। तो आपने जो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये का जो विवरण दिया और जो विश्लेषण किया, उससे मुझे याद आती है एक ऐसे डॉक्टर की बात जिसको केवल जुकाम का इलाज करना आता था। तो वो कोई भी मरीज उसके पास जाता था तो वो उसको ऐसी दवा देता था जिससे जुकाम हो जाए उसको, तो फिर उसका सफलतापूर्वक इलाज वो कर देता था उसका। तो ये तो वही बात रही कि भाई हर चीज को हम डील की निगाह से देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते ही थे कि भाई मैं बहुत बड़ा डील मेकर हूं। अब ये नहीं पता था कि मुझे कि वो 20 साल पहले किताब भी लिख चुके हैं, आर्ट ऑफ डील। ये आपने बिल्कुल नई सूचना दी मुझे। सुन त्जू वाली किताब के बारे में तो मैं उसके बारे में जानता हूँ काफी, और उसके कई टुकड़े मैंने पढ़े भी हैं। एक हॉलीवुड की फिल्म भी बन चुकी है आर्ट ऑफ वार, उसकी मतलब उस किताब का हवाला देते हुए। जी, तो ये एक अजीब सी बात है कि भाई हर चीज में आप एक डील ढूंढ रहे हैं। दुनिया डील्स के आधार पर तो नहीं चल सकती। राष्ट्रों की किस्मत का फैसला, अर्थव्यवस्थाओं की किस्मत का फैसला, दुनिया में किसका प्रभुत्व होगा, ये एक व्यापारी द्वारा की गई डील से कहीं ज्यादा बड़ी बात है, कहीं ज्यादा गहरी बात है, कहीं ज्यादा एक बहुमुखी किस्म की बात है। ये डील तो एक तरफा चीज होती है जिसका दायरा बहुत छोटा होता है। तो ये जो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप की जो समस्याएं हैं, जो खाड़ी युद्ध के बाद जिनका सामना वो कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में भी गिरावट आई है काफी। और अब आज तो घटना एक ही हो गई कि जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिका के युद्ध मंत्रालय पेंटागन के ऊपर आरोप ही लगा दिया है उन्होंने कि वो राष्ट्रपति को युद्ध की सही स्थिति के बारे में जानकारी ही नहीं दे रहे हैं। और आप जानते हैं युद्ध मंत्री कौन है? युद्ध मंत्री तो
ट्रम्प के एक खास तरह के दोस्त हैं, पीट हेडसेक। हाँ, आप उनके बारे में सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं, किस तरह के बयान देते हैं, और युद्ध मंत्री बनने से पहले वो क्या थे, इन बातों को दोहराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरी स्थिति है, मेरे ख्याल से ट्रम्प की जो मौजूदा समस्याएं हैं, वो भी शायद उनकी उस किताब में ही निहित हैं, आर्ट ऑफ डील में। अभय जी, आपने एकदम सही बोला। उस डॉक्टर का आपने उदाहरण भी एकदम परफेक्ट दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की हर कोशिश यही रहती है कि किसी भी समस्या को पहले डील में कन्वर्ट करा जाए, उसके बाद उस डील को सॉल्व किया जाए या उस डील को करा जाए। उन्होंने टैरिफ के मामले में भी यही किया, जहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने एनवायरमेंटल सारे समझौतों से बाहर निकल के डब्ल्यूएचओ को खत्म करके सभी में उन्होंने डील की बात की। उन्होंने जब एनवायरमेंट या डब्ल्यूएचओ को खत्म करने की बात की तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि हम ज्यादा खर्च करते हैं और हमें उस पर कम मिलता है। उन्होंने कभी ये बात नहीं बोली कि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड में कितनी सारी दवाइयां को गरीब देशों तक पहुंचाता है, जिससे कि बीमारियां कंट्रोल में होती हैं और बीमारियों का वैश्विक असर होता है और वो हमारे देश से दूसरे देश में जाती है। उन्होंने कभी पॉवर्टी हटाने वाले मसले पे या यूरोप के मसले पे उन्होंने एक ही बात बोला कि यूरोप अपनी क्षमता से 2% से कम खर्च करता है, जबकि उन्हें 2% ऑफ जीडीपी खर्च करना चाहिए, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। और हम यूरोप को बचाते हैं, हमें वो पैसे वापस चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ आर्गुमेंट उन्होंने दिया यूक्रेन के बारे में, जब उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम हमसे लड़ाई कंटिन्यू करें तो आप हमें $500 बिलियन का पैसा वापस करें जो हमने आपके ऊपर खर्च किया है। उन्होंने उस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, शायद आपको ध्यान भी हो, एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री अपने नाम कराई अमेरिकन कंपनीज के नाम, और रेयर अर्थ मिनरल्स के काफी सारा भाग जो है वो अमेरिकन कंपनीज को उस पर एक्सकेवेशन के राइट्स मांगे। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि वो हर दुनिया की हर चीज को वो डील की तरह देखना चाहते हैं और डील की तरह ही डील करना चाहते हैं। उसको राजनीति, रणनीति, इन किसी मुद्दों से डील करना उनको आता ही नहीं। अब जब आपने इसी बात में आपने सवाल किया, आप बताइए सर। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लें, पूरी कीजिए सर। डोनाल्ड ट्रंप की इस डील को डील करने के कारण से विश्व का बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और हो रहा है जी। अमेरिका आज कई विषयों पे पीछे छूट चुका है। जिन जिन मुद्दों पे वो अपनी इस विधा में अपने आप को पारंगत समझ रहे थे, चाइना ने उनको हर उस मुकाम पे हरा दिया है और दुनिया ने। उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र देशों पे टैरिफ लगाए। आर्ट ऑफ वॉर में सुंजू बोलते हैं कि अपने दुश्मनों को अकेला कर दो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को स्वतः ही अकेला कर दिया। आज अमेरिका के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। केवल 3 देश अमेरिका के सबसे बड़े मित्र हैं। पाकिस्तान, सबसे क्लोजेस्ट अलाई अमेरिका का जो है वो है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे है इजराइल, और तीसरे नंबर पे वो खुद। जो काम चाइना और पूरा दुनिया सालों और दशकों तक नहीं कर पाए, वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने आप ही अपनी किताब के आसार से कर दिया। खाड़ी युद्ध में भी उन्होंने उन्हीं सब मित्रों को जिनसे पैसे की बात करते थे यूरोप के, उन सभी मित्रों से कहा कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे। सभी मित्रों ने उनसे बोला यूरोप के कि आपने हमसे बिना पूछे लड़ाई चालू कर दी। मैं आपको दूसरा उसका उदाहरण देता हूं, शायद आपको उसकी गंभीरता का समझ आए। जब 28 फरवरी को ये युद्ध चालू हुआ, उस वक्त कनाडा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा पड़ोसी है, सबसे नजदीक पड़ोसी, सबसे बड़ा पड़ोसी है क्षेत्रफल वाइज, उसके प्रधानमंत्री इंडिया में थे। इसका मतलब यह है कि उनको भी इस बात की भनक नहीं थी कि कल हमारे पड़ोसी राष्ट्र ईरान पे इतना बड़ा हमला करने वाले हैं। उन्होंने किसी से बात नहीं की, किसी से उन्होंने चर्चा नहीं की, और उन्होंने अपनी डील मेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस पर अटैक कर दिया। अब वो डील उनके फेवर में नहीं जा रही है, तो वो पूरी दुनिया को बुला रहे हैं कि हमारी पंचायत आप करें। तो अब इसमें एक भूमिका और सवाल भारत से भी जुड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से उस पर गौर करना जरूरी है। मैं भारत में बैठा हूं,
आप कनाडा में बैठे हैं, आप एनआरआई हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन हम दोनों को भी भारत की चिंता है मुख्य तौर पर। भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है इस वक्त। भारत में सभी क्षेत्रों में उत्पादन गिर गया है और ऊर्जा की इतनी बुरी हालत है कि भारत में चुनाव चल रहे थे, अभी 4 तारीख को जैसे ही पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु और पांडिचेरी, इन सब, असम, इन सब के चुनाव नतीजे आएंगे, सब कोई जानता है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। और जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, वैसे ही हाहाकार अभी से मचा हुआ है, तब तो और बुरी हालत होगी। महंगाई का बम फूटने वाला है। मई का महीना महंगाई के बम का महीना होने वाला है और इसका असर भारत की गरीब जनता पर पड़ेगा। भारत में जिस जनता को हम गरीब नहीं कह सकते हैं, उसका प्रतिशत किसी भी कीमत में 15% से ज्यादा नहीं है। भारत के 15% लोगों को छोड़ के बाकी सब गरीब की श्रेणी में आते हैं। कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है, कोई गरीबी की रेखा पर खड़ा हुआ है, कोई गरीबी की रेखा से थोड़ा उचक गया है, तो गरीबी की रेखा से 2 कदम आगे बढ़ गया है। लेकिन सभी लोग जो हैं वो गरीबी की श्रेणी के इर्द गिर्द और उसी के अंदर बाहर है। ये स्थिति है। केवल 15% लोग ऐसे हैं जिनके बारे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये लोग गरीब नहीं है। भारत के मॉल्स में जो लोग आप दिखते हैं शॉपिंग करते हुए, खाते पीते, मौज मजा करते हुए, वही 15% लोग हैं। जो कारें खरीद रहे हैं वही 15% लोग हैं। कनॉट प्लेस में दिल्ली में जो लोग घूमते हुए दिखते हैं वो सब 15% लोग। साउथ एक्सटेंशन में जो घूमते हुए दिखते हैं वो सब 15% लोग ही हैं। ये बात सही है, आबादी बहुत बड़ी है तो 15% के हिसाब से वो आबादी बहुत होती है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि भारत के अंदर एक फ्रांस है, बस वही फ्रांस है, वही भारत, उसी को क्रय शक्ति है। मतलब तो भारत के अंदर एक फ्रांस है और बाकी हम लोग सब फ्रांसीसी हैं और बाकी सब लोग भारतीय हैं। मतलब ये एक इस तरह की स्थिति है अगर इसको इस तरह से पेश किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसका। और भारत पूरी तरीके से अमेरिका का दुमछल्ला बना हुआ है विदेश नीति के सवाल पर। ट्रंप जो कहते हैं, एक तरह सीरियल इंसल्ट जिसको कहते हैं, धारावाहिक अपमान भारत के प्रधानमंत्री का, भारत की प्रभुसत्ता का, संप्रभुता का, भारत के राष्ट्रीय सम्मान का ट्रंप ने लगातार किया है। चाहे उन्होंने हेल होल वाले कमेंट से इसका किया हो या उससे पहले भी वो तमाम तरह की प्रधानमंत्री के बारे में बातें करते रहे हैं। ये तक कह चुके हैं कि उनका तो मैं पॉलिटिकल करियर 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। तो ऐसे में भारत ने अपने आप को कहां फंसा दिया है ट्रंप के साथ। इसी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये युद्ध शुरू हुआ, लड़ा गया और अब खत्म होने की कगार पे है या रास्ते पर है। वो भारत की बिना उपस्थिति के है। ना भारत से पूछा गया, ना भारत की सहमति दी गई, ना भारत से बात की गई। इस युद्ध को करने में भी, इस्तेमाल लड़ने तो में किया गया। जिस तरीके से युद्ध के ठीक पहले नरेंद्र मोदी इजराइल गए और वहां संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, फादरलैंड वाला सवाल उठाया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल तो किया गया है। भारत का इस्तेमाल करना उनके मित्र के द्वारा एक अलग बात है, भारत का उस पॉलिसी डिसीजन में होना एक अलग वो बात। बस क्या भारत से पूछा गया था कि हम ये लड़ाई लड़े? अगर भारत उस वक्त हाँ या ना करता, ये लड़ाई नहीं होती क्या? वो कुछ भी नहीं था। अब सवाल ये है कि भारत का इस पूरी परिस्थिति में कहीं स्टैंडिंग नहीं था, किसी भी ज्यादातर मुद्दों पे कोई स्टैंडिंग नहीं था, अभी तक होता भी नहीं था। सवाल ये भी नहीं है ओबे जी, सवाल असली ये है, क्या भारत का ये निर्णय भारत के हित में था? या भारत आज जो जगह है, भारत कभी भी इतिहास के किसी भी जगह खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार भारत गलत जगह खड़ा हुआ है। इंडिया इज एट द फर्स्ट टाइम रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, प्राइस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्यूल प्राइजेस, इंक्लूडिंग एटीएफ, एयर फेयर, एवरी सब कुछ अफेक्ट हुआ है इस वॉर की वजह से। तो भारत की स्थिति भारत के खुद के ही हित में नहीं है, पहला। दूसरा, अभय जी, एक बात आपको समझना चाहिए, और एक हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे भारत के, उन्होंने शायद इस बात को समझा भी था कि किसी भी देश का भविष्य दया, दुआ और दोस्ती, इस पर बेस नहीं होना चाहिए, वो होता भी नहीं है। यही शायद कारण रहा होगा, तब उन्होंने PL-70 के टाइम पे
व्हीट रेवोल्यूशन और हरित क्रांति लाने का डिसाइड किया, अपनी आईआईटीज बनाए, आईआईएम बनाए, कि आज भारत की एनर्जी सिक्योरिटी केवल ईरान की दुआ पर या दया पर चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल फील्ड में रिलेशंस और कंट्री के सेल्फ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मुझे वो भारत की स्थिति बहुत ही वीक दिखती है। अभय जी, उससे पहले कुछ और 2-3 विषय हैं जिन पे भारत की स्टैंडिंग हो सकती है। अगर हम ये सोचें कि इससे, इस युद्ध के खत्म होने के बाद या इस युद्ध के चलते-चलते अमेरिका ने क्या खोया? और अमेरिका उन स्थानों को खाली करेगा और भारत उन स्थानों को कैसे भर सकता है? सबसे पहला जो इशू आएगा या आ रहा है, वो पेट्रो डॉलर पे आ रहा है। एक 1971 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन साहब, उनके नेतृत्व में पेट्रो डॉलर को सोने को हटाकर पेट्रोल को, तेल को अमेरिका ने पकड़ा और उसके बाद उन्होंने पेट्रो डॉलर का किया और पेट्रो डॉलर को डॉलर को छापना चालू किया। अमेरिका ने 71 में सोने को छोड़ा और तेल को पकड़ा और आज उनके हाथ से खिसक गया है और उस तेल के हाथ से खिसकने के कारण से बहुत सारा यूएस को लॉस है। और जिसमें भारत अपनी करेंसी, उसके पास आईएमपीएस सिस्टम, उसके पास जो इंडियन मनी ट्रांसफर सिस्टम है, उसको यूज करके एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम बना सकता है। बिल्कुल डॉलर का सारा जो राज है वो केवल और केवल उसकी स्विफ्ट कैपेसिटी पर है। भारत के पास उस स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव देने की कैपेसिटी वर्ल्ड दुनिया को है और उसका इस्तेमाल स्विफ्ट जो अमेरिका का पेमेंट सिस्टम है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ी जो जगह है वहां से अमेरिका का पतन हो रहा है इस युद्ध के कारण, वो है नैतिक ताकत। अगर आपको किसी भी राज करने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है मोरल अथॉरिटी। अमेरिका इस वॉर में पूरी तरह से ट्रंप के सौजन्य से, उनकी आर्ट ऑफ डील की बुक किताब की वजह से वो मौलिक अधिकार दुनिया से खो रहा है। कल जब दुनिया के सामने ये बात आएगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति या उनके मित्रों ने युद्ध के दौरान स्टॉक मार्केट से अरबों खरबों डॉलर प्रतिदिन बनाया है, तो अमेरिका वो सभी तरह के मोरल अथॉरिटी खो जाएगा जो कि उस वर्ल्ड लीडर के लिए चाहिए पड़ती है। अमेरिका ने, अगर आप देखें, 60-80 सालों में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, पॉवर्टी, आतंकवाद, इन सबको एक मोरल ढांचा दिया और उसके बाद उन्होंने विश्व पे आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर डील नीति के तहत ये सब ध्वस्त हो गया है और अमेरिका अब किसी तरह के नैतिक ताकत को इस्तेमाल करने में समर्थ नहीं है। भारत को वो जगह डेफिनेटली लेना चाहिए कि भारत का मोरल स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है और हम विश्व गुरु बन सकते हैं इसमें। तीसरा, अपने मित्रों को छोड़ना। भारत अपने मित्रों के संग बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहना चाहिए। भारत को अपने मित्र अपने नए सिरे से चलाना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, दया, दुआ और दोस्ती, इन सबसे उठ के भारत को अपनी विदेश नीति को बनाना चाहिए, जिसके अंदर अब बताएं। नहीं, काश आपके सुझाव भारत के नीति निर्माता सुन रहे होते, नरेंद्र मोदी सुन रहे होते और उनकी समझ में आ रहा होता कि उन्होंने गलतियां कहाँ की हैं और उन्हें क्या करना चाहिए था। और अब उनके, जब अमेरिका का ग्राफ नीचे जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की डील मेकिंग, तथाकथित डील मेकिंग क्षमताओं के कारण अमेरिका का ग्राफ नीचे जा रहा है, शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार, तो भारत के सामने ऐसे बहुत सारे अवसर खुल रहे हैं और खुल सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, हम अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में आ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि भारत ने अपने आप को ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर पाया है कि वो इन अवसरों का लाभ उठा पाएगा? कि उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए जो पेशबंदी करनी चाहिए, जो हेजिंग करनी चाहिए, क्या उन्होंने करके रखी है? इस सवाल का सही जवाब तो भारत सरकार ही दे पाएगी। उनकी कितनी पेशबंदी है और कितनी नहीं है, लेकिन उनके एक्शन से अभी तक तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर आप युद्ध के शुरू होने के पहले देखें तो
भारत के प्रधानमंत्री का किसी विश्व के उस क्षेत्र में जाना, जहाँ पर युद्ध इतना बड़ा शुरू होने वाला है, एक इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, शायद। और इस पे सभी इंटेलिजेंस के लोगों को विचार करना चाहिए कि एक भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं विश्व के, इतने बड़े युद्ध की स्थिति से निकल के आए और गए, और जिस तरह से हवाई जहाज जाते आते हैं, सो वो एक अलग बात है। यहाँ तक आगे भविष्य की तैयारी की बात है भारत की, भारत को अपने हितों को आगे स्कोर में रख के अपनी विदेश नीति बनाना चाहिए, जो कि किसी दोस्ती पर आधारित ना हो, बल्कि देश के इंटरेस्ट के आधार पर आधारित हो। भारत का 20 से 25% रेमिटेंस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से आता है, वो एफडीआई से बड़ा पार्ट है, उसको अपन को फोकस में रखना चाहिए। यूएई से भारत के बहुत गहरे संबंधों की आवश्यकता है, जो हैं भी आज की डेट में, लेकिन उन संबंधों को स्ट्रक्चरल लेवल पे ले जाने की जरूरत है। अभी पिछले कुछ दिनों की पुरानी बात है, शायद आपने नोटिस नहीं की हो, चाइना आज की डेट में अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और अपन चाइना के संग किस तरह का व्यवहार अपना है, किस तरह का अपना अप्रोच है, क्या वो हम दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं या दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं? अगर हम दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं तो हम दुश्मन से इतना बड़ा व्यापार कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? तो भारत को अपनी राजनीति और विदेश नीति को लेके बहुत सोचने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा उस पर है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। जल्दी ही हम लोग इसी तरह के किसी और मसले पर चर्चा करने के लिए, एक एनआरआई की नज़र क्या हो सकती है इन चीज़ों को देखने की, उसके बारे में एक बार फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये थे विशाल शिवहरे, एनआरआई नज़र विशाल शिवहरे के साथ। ये कार्यक्रम अब अक्सर आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा, और वे तमाम समस्याएं दुनिया की, जिन समस्याओं पर हम भारत में बैठकर चर्चा करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण थोड़ा अलग तरह का होता है। लेकिन जब एक एनआरआई के तौर पर विशाल शिवहरे एक दूरी से उन चीज़ों को देखकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, अपना परिप्रेक्ष्य देंगे, तब हमारे पास समझ के कुछ दूसरे बिंदु आएंगे। जैसा कि उन्होंने आज आर्ट ऑफ डील बनाम आर्ट ऑफ वार का द्विभाजन की बाइनरी हमारे सामने पेश करके एक नया पूरा परिप्रेक्ष्य रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। जल्दी हम लोग धन्यवाद अभय जी। आपके दर्शकों से अनुरोध है कि अपने कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा प्रोग्राम, और जो सवाल पूछना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं, तो हम उन जरूर सवालों जरूर को जरूर प्रोग्राम में अवश्य देंगे। धन्यवाद बहुत।